चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास को। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी जीके की इस क्लास में। और अगर आप ये क्लास भाई एमपी जीके के बैच से लगा रहे हैं या प्रीलिम्स के बैच से लगा रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप बिलीवर बैच से आ रहे हैं तो आपने पिछली क्लास ज़रूर लगाई होगी। हेलो उर्वशी, हेलो हेलो हेलो। और संस्कार भी आ गया भाई, क्या बात है। चलिए, बस मुश्किल से 10 या 20 सेकंड दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं रुकने वाले। सीधे इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि भाई काफ़ी लेट हम हो चुके हैं। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। और देखिए, हमने काफ़ी सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अंतर्गत पढ़ ली थी। हमारा अभी भी टॉपिक क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन चल रहा है, जिसमें हमने देखा था कि प्रोफेसर एसपी चटर्जी जी ने मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। पहला है मध्य प्रदेश का सेंट्रल हाईलैंड उच्च भूमि, जिसके अंतर्गत 5 भाग आते हैं। और फिर बघेलखंड और सतपुड़ा मैकल। दोस्तों आज मध्य उच्च भूमि जो है वो पूरा का पूरा हमारा पढ़कर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देख लिया था दोस्तों। हमने मालवा का पठार देखा था। फिर उसके बाद दोस्तों हमने जो है वो मध्य भारत का पठार देखा था। और इसके अलावा दोस्तों हमने बुंदेलखंड का पठार भी जो है वो देख लिया था। अब देखिए, आज की हमारी ये जो पढ़ाई होने वाली है, इसमें साथियों हमारी जो क्लास है ये शुरू होगी कहाँ से? ये शुरू होगी भाई रीवा पन्ना के पठार से दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को सीधे भाई शुरू करते हैं। और रीवा पन्ना के पठार से रिलेटेड जो है वो पहले हम डिस्कशन करेंगे, देन फिर उसके बाद दोस्तों नर्मदा सोन घाटी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रीवा पन्ना का पठार। चलिए, बाकी और हमारे प्यारे साथी बिलीवर्स जुड़ चुके हैं क्या? आ, हेलो नम्रता, हेलो। और कौन आ गया भाई? चले भाई, और बाकी लोग जुड़ चुके हैं क्या? शुरू करें? अरे जल्दी से जुड़ के मैसेज किया करो यार, ऐसे काम नहीं चलता। ठीक है। और अगर आप लोगों ने YouTube में जो मैराथन ली गई थी वो मैराथन नहीं लगाई है तो प्लीज़ जाइए, मैराथन को लगाइए, उसके सिनॉप्सिस बनाइए। एक दिन में नहीं लगा के हो रहा है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रीवा पन्ना के पठार के बारे में अगर हम बात करें, रीवा पन्ना के पठार के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा पहले मैप बना लें क्या? चलो भाई, पहले वही एक अपना बीच में एक मैप बनाते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से पढ़ते आए हैं हम उसी तरीके के फॉर्मेट को फॉलो करेंगे अब अभी भी यहाँ पर। और चलिए, देखिए भाई, इस तरीके के अगर हम एमपी को देखें दोस्तों, तो ये जो आपको भाग यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये यहाँ का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा दोस्तों ये कहलाता है रीवा पन्ना का पठार। देखिए, कुछ इस तरीके से मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से। और ये जो दोस्तों आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है रीवा पन्ना का पठार। ठीक है। और इसी के बारे में अब हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये जो रीवा पन्ना का पठार है, यह है किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये भी मध्य प्रदेश के सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये रीवा का पन्ना का पठार भी सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत दोस्तों आता है। तो है ये मध्य प्रदेश का सेंट्रल हाईलैंड, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो उच्च भूमि है उसी का हिस्सा है दोस्तों। हम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि का ही हिस्सा अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये रीवा पन्ना का पठार फिलहाल हमें क्या करना है, डिस्कस करना है भाई। ये देखिए, ये हिस्सा है रीवा पन्ना का पठार। ठीक है। और क्या क्या हम देखते हैं भाई, थोड़ा उस पर बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने वही सारे पॉइंट्स फिर से देखना है भाई। इसकी स्थिति कहाँ पर है वो हम पहले देखेंगे दोस्तों। स्थिति के बाद हम क्या देखते हैं, आकार देखते हैं। तो हम इसका साइज देखने वाले हैं कि कितना क्षेत्रफल है और कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश के भाग को भाई ये क्या करता है, कवर करता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी अगर कोई विशेषता है तो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए,
इसके अलावा और क्या क्या चीजें हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, भाई कैसे बना ये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी चट्टानें हैं। चट्टानों से ही मिट्टी बनती है दोस्तों, तो कौन कौन सी मिट्टी है ये भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर कोई ऊंचाई कितनी है इसकी, अगर कोई पठार है या कोई पर्वत है तो इसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई के साथ साथ हम इसका ढालान भी देख लेते हैं, ढाल किस तरफ है। और दोस्तों यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो भी हम इसी स्लाइड में यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए ये हमारा रीवा पन्ना के पठार को पढ़ने का फॉर्मेट दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। चलिए फिलहाल हमने इतने पॉइंट्स देखे हैं भाई, फिर आगे के पॉइंट्स को बढ़ाएंगे हम। बिल्कुल, हेलो प्रिंसी और हेलो शिवम। चलिए भाई, तो हमें सबसे पहले ना दोस्तों देखिए, हम हर दिन जो है आज हम दो क्षेत्र को पढ़ेंगे, फिर कल भी हम दो क्षेत्र को पढ़ेंगे, और कल हमारा ये बड़ा सा टॉपिक खत्म हो जाएगा भाई। देखिए सिंपल सी बात है, धीरे धीरे करके आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो याद हो जाएंगे। अब एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं कि ये जो रीवा पन्ना का पठार है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, ठीक है, कहां पर स्थित है, तो क्या बताओगे आप भाई, कहां पर स्थित है रीवा पन्ना का पठार, बताएं भाई। दोस्तों ये कौन सी दिशा है, अगर ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो ये कौन सी दिशा है भाई, ये दोस्तों उत्तर पूर्व। तो दोस्तों ये जो रीवा पन्ना का पठार है ये मध्य प्रदेश के दोस्तों उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में जो है स्थित है रीवा पन्ना का पठार। और अगर हम बात करें दोस्तों तो इस रीवा पन्ना के पठार के दोस्तों दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, इसके दक्षिण में, कंफ्यूज मत हो ना दोस्तों, इसके दक्षिण में जो कि रीवा पन्ना का पठार है, मैं आपको ना उस मैप की तरफ लेकर चल रहा हूं जो हमने कलर्स के साथ बनाया था। जरा एक सेकंड रुकिएगा। ये देखिए भाई, ये रीवा पन्ना का पठार है, कुछ इस तरीके से ऐसा लंबा फैला हुआ है, मैंने वहां पे ऐसा नहीं बनाया जानबूझ के। तो देखिए ये जो रीवा पन्ना का पठार है, इसका जो दक्षिण वाला इलाका है दोस्तों, वो नर्मदा सोन घाटी और मालवा के द्वारा कवर होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं दोस्तों कि इसके दक्षिण में आपको थोड़ा सा मालवा देखने को मिलता है, और दोस्तों नर्मदा सोन घाटी भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों नर्मदा सोन घाटी और मालवा इसके दक्षिण में देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें इसके पश्चिम की ओर, अगर हम इसके पश्चिम की ओर बात करें दोस्तों, तो इसके पश्चिम में हमें देखने को मिलता है क्या, बुंदेलखंड। अब देखिए मध्य भारत बहुत दूर हो जाएगा, तो मध्य भारत को रहने दीजिए, पश्चिम में क्या है भाई, बुंदेलखंड। इतना काफी है, पूर्व में कुछ नहीं भाई, पूर्व तो इसका खाली है ऐसा। तो आप चाहो तो बता देना भाई, बघेलखंड लिखना तो लिख देना, नहीं तो इतना काफी है, ये इनका आकार है, स्थिति है, सॉरी। अब देखिए आकार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका आकार है भाई 31,954 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 31,954 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं क्या भाई, थोड़ा रिकॉल करवाऊं क्या, वापस आओ जरा, वापस आओ। देखो भाई मालवा का पठार पढ़ा था हमने, और मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना था, 88,222, सबसे बड़ा एरिया है। उसके बाद मालवा के पठार के बाद मध्य भारत पढ़ा था हमने, मध्य भारत दिख रहा है, मध्य भारत कितना एरिया है, 32,896। इसके बाद तीसरा जो क्षेत्र हमने पढ़ा वो है दोस्तों बुंदेलखंड, 23,733। और अब हम पढ़ रहे हैं रीवा पन्ना का पठार। और ये जो रीवा पन्ना का पठार है, ये जो दोस्तों रीवा पन्ना का ऐसा पठार है, इस रीवा पन्ना के पठार का एरिया कितना बताया गया है, 31,954। कितना है, 31,954 के आसपास ये एरिया हमें देखने को मिलता है। कितना है, 31,000, ध्यान से लिखिए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं याद हो जाए ताकि आपको, 31,954 वर्ग किलोमीटर का दोस्तों क्या है, एरिया है किसका, रीवा पन्ना के पठार का। और भाई ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है दोस्तों,
तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37% है। तो काफी हद तक दोस्तों ये जो मध्य भारत का पठार था उसके साथ सिमिलैरिटी ये दिखाता है। भाई मध्य भारत के पठार का 32,000 है और इसका कितना है 31,000। उसका 32,700 है, इसका कितना है 31,954 है। वो 10.7 है, ये 10.3 है। चलिए एक बार देखिए भाई, फिर हम आगे चलते हैं। और देखिए बहुत ही छोटी सी बातचीत है यहाँ पर, ऐसा कोई बहुत गहरी बात अभी हमने नहीं देखी है, एकदम फैक्ट देखा है, एकदम फैक्चुअल बात हमने देखी है। बस एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड रुकना भाई। चलिए तो दोस्तों देखिए, रीवा पन्ना के पठार के बारे में हमने केवल स्थिति देखी है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है भाई, और लगभग लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर है। एग्जैक्टली अगर बोले तो 31,954 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है। प्रतिशत की बात करें तो 10.37% एरिया को ये क्या करता है दोस्तों, कवर करता है भाई। इतनी सिंपल सी यहाँ पर बात जो है वो हमने की है। चलिए आगे बढ़ते बढ़ते हैं और देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों वो विंध्य क्रम की चट्टानों के टूटने से हुआ। विंध्य क्रम की चट्टानों के टूटने से। और इसके अलावा यहीं पर हमें थोड़ी आग्नेय चट्टानें भी देखने को मिलती। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में दोस्तों कि ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान जो चट्टानें बनती है उसे आग्नेय चट्टानें या इग्निशियस रॉक कहा जाता है। तो इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो विंध्य क्रम की चट्टानों से और ज्वालामुखी से निकलने वाली चट्टानों से हुआ है, आग्नेय चट्टानों से हुआ है। तो विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हमें बहुत सारी अवसादी चट्टानें भी देखने को मिलती है, सेडिमेंट्री रॉक्स भी देखने को मिलती है। यहां पर भारी मात्रा में अवसाद बने हैं। तो यहां पर हमें अवसादी चट्टानें भी जो है वो क्या होती है, प्राप्त होती है। याद रखिएगा, ये मत समझिएगा कि भाई यहां पर केवल केवल विंध्याचल क्रम की चट्टानें या फिर यहां पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती। आग्नेय मतलब इंग्लिश में इग्निशियस रॉक। भाई चट्टानें दो ही प्रकार की होती, या तो वो ज्वालामुखी से निकली है या यही धरती पर वो हवा या पानी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी है। अगर वो ज्वालामुखी से निकली है तो अग्नि से बनी है तो आग्नेय कह दिया, और अवसादों के जमने से बनी है, अवसादों के जमने से बनी है तो अवसादी हो गई। यहाँ दोनों प्रकार की चट्टानें मिलती है, यहाँ आग्नेय चट्टानें भी मिलती है और अवसादी चट्टानें भी हमें देखने को मिलती है। कहां पर भाई, रीवा पन्ना के पठार में दोस्तों। ठीक है, चलिए मिट्टी की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर जो है लाल पीली और मिश्रित मिट्टी हमें देखने को मिलती है। मिश्रित मिट्टी और लाल पीली मिट्टी हमें देखने को मिलती है। आप सभी जानते हो लाल पीली मिट्टी मोटे अनाज के लिए बहुत अच्छी होती है। मोटा अनाज ज्वार बाजरा मक्का यहाँ बढ़िया होता है। रीवा पन्ना के पठार में आपको ज्वार बाजरा मक्का, ये मोटे अनाज जो है, मोटे डंठल वाली जो फसलें वो अच्छी देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगी भाई। इसके अलावा गेहूं, जो तिलहनी फसलें हैं, तेल निकालने वाली फसलें हैं, वो यहाँ पर अच्छी होती है। अलसी अलसी भी यहाँ पर अच्छी होती है, वो अभी हम आगे देखेंगे। पर मिट्टी देखिए मिश्रित मिट्टी है, ऐसी कोई स्पेसिफिक मिट्टी नहीं है भाई। लाल पीली मिट्टी है, मिश्रित प्रकार की मिट्टी, कहीं काली मिल जाएगी, कहीं लाल पीली मिट्टी मिल जाएगी, कहीं और कुछ मिल जाएगी। लेटेराइट भी है थोड़ी बहुत, पर बहुत ज्यादा नहीं है। मुख्य तौर पर यहाँ पर लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है।
ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई भी दोस्तों ऐसी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ऊंचाई इसकी वही 300 से 450 मीटर के आसपास है। ऊंचाई कितनी है? 300 से 450 मीटर। और ढाल उत्तर की ओर है। ढाल किस तरफ है? उत्तर की ओर। ये इस तरफ ढाल है इसका। ढाल दोस्तों उत्तर की ओर है और ऊंचाई जो है वो 300 से 450 किलोमीटर है। देखिए जब ऊंचाई देख ही रहे हो भाई, जब ऊंचाई देख ही रहे हो तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी भी लगे हाथ देख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है भाई, इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर। यहाँ की सर्वोच्च चोटी है सद्भावना शिखर। क्या है दोस्तों? सद्भावना शिखर। गुडविल पीक भी बोलते हैं उसको। सद्भावना का मतलब होता है गुडविल। ये दमोह में है। और हाइट इसकी बताऊं तो इसकी हाइट 700, कितनी है भाई? 52। 752 मीटर है दोस्तों इसकी हाइट। ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, अभी लोड मत लीजिए, लोड बिल्कुल मत लीजिए। ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है बहुत सारी नदियों के लिए जाना जाता है। हालांकि नदियों की बड़ी कमी रही है यहाँ पे, पर उसके बावजूद भी यहाँ से नदियां निकलती कम है लेकिन बहती बहुत ज्यादा है। सोन नदी यहाँ से चली जाती है। बेतवा नदी जो है वो दोस्तों यहाँ से गुजर जाती है। इसके अलावा यमुना नदी जो है वो यूपी में इसी के पास से बहती है। केन नदी जो है वो इसके पास बहती है। तो इस प्रकार की जो नदी है, एक नदी यहाँ पर और है रीवा में बीहड़ नदी, जिसपे बहुत बड़ा जलप्रपात भी है। बीहड़ नदी, ये यहाँ की नदियां। और सारी नदियां कहाँ बहेगी? उत्तर की तरफ बहेगी, क्योंकि ढाल किस तरफ है? उत्तर की तरफ ढाल है इसका। ढाल किस तरफ है दोस्तों? नॉर्थ की तरफ ढाल है भाई। देखो अब एक बार पूरा पढ़ते हैं फिर से, एक बार आप लोग देखो, फिर मैं इसका रिवीजन करवाता हूँ। एक बार इत्मीनान से देख लो इसे, फिर हम रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, समय की चिंता भी नहीं करना है भाई। घड़ी की तरफ देखना बंद कर दो, फोकस हो जाओ बढ़िया। कोई काम नहीं कर रहे हो तो पेन पेपर उठा लो। और अगर कोई काम वाम चल रहा है साथ में, खाना वाना खा रहे हो, क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ भाई कि तुम लोग दिन भर कॉलेज जाते होगे या आप लोग भाई अपना कुछ पढ़ते होगे, कोई दिक्कत नहीं। डिनर कर रहे हो, डिनर कर लो, देन उसके बाद पेन पेपर उठा लेना। अरे मैं हूं ना, मैं सब करवा दूंगा यार, चिंता मत करो। लेकिन ठीक है, अभी आज क्या हुआ मैं तुम्हें अब वाकया बताता हूँ। आज क्या हुआ भाई, आज कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बात कर रहे थे, और उनकी उनकी बातों में जो दर्द महसूस हुआ ना मुझे, उनका ये कहना था, सर हमने एक सब्जेक्ट है, उसे 2 बार नहीं, हमने उसे 3 बार पढ़ लिया है। 3 अलग-अलग टीचर से 3 अलग-अलग बार पढ़ लिया है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे। तीनों ही टीचर ऐसे हैं जिन्होंने ना व्यवस्थित नोट्स दिए, ना उन्होंने व्यवस्थित पढ़ाया, और ना उन्होंने उसको ऐसा बताया कि वो आंसर राइटिंग कर सकें या मतलब उसको बता सकें। विषय का नाम है पॉलिटी। विषय का नाम है पॉलिटी। सोचो, पॉलिटी जैसा विषय, मतलब जिसमें समझाने में मजा आ जाता है। विषय ही ऐसा है कि आप बैठ जाइए इत्मीनान से और समझाते रहिए। लिखना कम, समझाना ज्यादा। उसके बावजूद भी बहुत सारे शिक्षक समझाने में नाकाम हो गए उन्हें। उसमें प्रॉब्लम शिक्षक की है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि व्यवस्थित पढ़ाई बहुत जरूरी। हो सकता है शिक्षक बहुत अच्छे हों, मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अनुमान है कि भाई शिक्षक बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उन्हें बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स व्यवस्थित नहीं थे, पढ़ाई का तरीका व्यवस्थित नहीं था। व्यवस्थित होता, क्योंकि देखिए उन्हें बुक थमाई गई और वो बेचारे परेशान, अब क्या करें। पैसे लगा चुके हैं वहां पर, पैसे रिफंड तो मिलते नहीं। कोर्स भी हो चुका है, मतलब एक अलग सा माहौल है, अलग सी समस्या है। हमें उस उपापोह में नहीं पढ़ना है, हमें इत्मीनान से पढ़ना है चीजों को। शुरुआत में समय लगता है, लगने दो भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मटेरियल एक बार में पूरा मिल जाना चाहिए हमें। जितना जरूरी उतना हम अगर मिल गया हमें, हमें अगली बार केवल और केवल उसकी पढ़ाई करनी है। फिर हम पढ़ लेंगे, हम रिवीजन कर लेंगे, हम एमसीक्यू लगा लेंगे। भाई एक बार अच्छे से हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं बार बार तुम्हें कहता हूँ कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं भाई, जो लोग कहते हैं कि बहुत इजी पढ़ाते हैं, वो ऐसा पढ़ाते हैं कि लोग चीजें याद हो जाती है। भाई वो टफ टॉपिक उठाते ही नहीं है, वो ज्यादा डीप में जाते ही नहीं। उन्हें पता डीप में गए तो हालत बिगड़ जाएगी, वो डीप में जाते ही नहीं।
भाई ठीक है, टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ यार, मैं हर टीचर का सम्मान करता हूँ, लेकिन बात ये है कि आप स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड कीजिए जो एग्जाम की डिमांड है, उसे तय कर लेने दीजिए कि उसे क्या नहीं पढ़ना है। वो दिन गए भाई, वो दिन गए जब जरा सी किताब पढ़ के सिलेक्शन हो जाया करते थे। अब तो समय ऐसा आ गया है कि अब बिना डिटेल में जाए आप सिलेक्शन के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पर फैक्ट नहीं पूछे जाते, अंदर की बातें पूछ ली जाती। चलो खैर वो सब छोड़ो, रीवा पन्ना के पठार को देखो एक बार आप लोग, फिर हम आगे की तरफ बात करें। अरे हाँ यार, सब कर लेंगे। तुम लोगों का विली भी तो सब करवाता है भाई। जिस हिसाब से हम मैराथन लगा रहे हैं यूट्यूब पे, वो भी आप लोगों तक पहुंच रही होगी। इनफैक्ट अपना प्लेनेट पर भी मैराथन लगाने का बहुत मन है, लेकिन देखिए वही समय को देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए फ्यूचर में ज़रूर लगाएंगे हम। ठीक है। चलो भाई देखो दोस्तों, रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, और इसके दक्षिण में मालवा और एनएस घाटी है, और इस तरफ आपको जो है वो मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, ये सब देखने को मिलेगा। नीचे बघेलखंड भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आकार कितना है भाई? आकार है 31,954 वर्ग किलोमीटर। भाई 31,954 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। जब मैं सारे के सारे क्षेत्र पढ़ा दूंगा ना, तब हम एक बड़ा सा मैप बनाकर हर एक क्षेत्र के क्षेत्रफल, प्रतिशत, महत्वपूर्ण बातें रिवाइज कर लेंगे क्लास में। ठीक है, कंपैरिजन भी कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 31,954 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और 10.37% एरिया को ये कवर करता है। देखिए निर्माण की बात करें तो विंध्य क्रम के चट्टानों के टूटने से और आग्नेय चट्टानों के जमने से ये क्षेत्र बना होगा एक जमाने पे। फिर ये आग्नेय चट्टानें धीरे धीरे टूट गई और वहां पर अवसादी चट्टानें बन गई, और अवसादी चट्टानें जमने के कारण बनती है। ऐसे परत दर परत जब चीजें जम जाती है तो अवसादी चट्टानें बनती। मिट्टी कैसी है भाई? कोई ऐसी विशेष मिट्टी नहीं है, मिश्रित प्रकार की मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी रीवा पन्ना के पठार में पाई जाती है, और ऊंचाई भी बहुत ज्यादा नहीं है, 300 से 350, सॉरी 300 से 450 मीटर की ऊंचाई है। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो कहलाती है सद्भावना शिखर। क्या कहलाती है? सद्भावना शिखर। और नदियां तो बहुत सारी है, यहाँ से निकलती कम है नदियां, लेकिन यहाँ से बहती बहुत है इसके आसपास से। जैसे इस तरफ यमुना बह रही है, सोन है, केन है, बीहड़ है। जब ये नदियां पढ़ेंगे ना, इसके बाद वाला टॉपिक मध्य प्रदेश में नदियां ही पढ़ाऊंगा मैं, वहां पर आपको और मजा आएगी और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन देखो ऊंचाई कहाँ पर किसकी है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ मालवा देखा था, फिर हमने यहाँ मध्य भारत देखा है, फिर हमने यहाँ बुंदेलखंड देखा है। थोड़ा सबकी हाइट एक बार कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान देना। देखिए जब हमने दोस्तों मालवा पढ़ा, तो ये जो मालवा का पठार है ना, ये 300 से 800 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई काफी ज्यादा है मालवा के पठार की। 300 से 800 मीटर की ऊंचाई है, 300 से 800 एवरेज ऊंचाई। और ढलान इसका नॉर्थ की तरफ है। इसका ढलान भी किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना, 300 से 800 है मालवा की हाइट, और ढलान उत्तर की तरफ है। अब ऊपर चलते हैं। ऊपर कहाँ जा रहे हैं? मध्य भारत के पठार। और मध्य भारत का पठार जब मैंने बनाया तो आपको बताया था इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट है 400 से 450। मतलब अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो जितनी हाइट रीवा पन्ना के पठार की है, उतनी ही हाइट लगभग लगभग मध्य भारत के पठार की। क्षेत्रफल भी लगभग लगभग उतना ही है। उसका 31,954 है, इसका 32,896। मामूली सा अंतर है, पर हाइट लगभग लगभग वही है उसकी, 300 से 450, इसकी 400 से 450। ये थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा सा। जो मध्य भारत का पठार है ये 400 से 450 है, वो 300 से 450। आगे चलते हैं, हाइट कंपेयर करते हुए बता रहा हूं मैं आपको। बुंदेलखंड दोस्तों, बुंदेलखंड की हाइट कितनी है? 300 से 400। और अब हम यहां पर कहा आ गए? रीवा पन्ना का पठार, जहां की हाइट कितनी है? 300 से लेके 450।
तो इन सब की अगर हम बात करें तो मालवा की हाइट काफी ज्यादा थी, 300 से 800। थोड़ी फिर कम हाइट हुई कहाँ पर, मध्य भारत में, फिर और कम हुई आपका बुंदेलखंड में, थोड़ी सी बढ़ गई कहाँ पर जाकर, रीवा पन्ना के पठार में थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है भाई, अब सुनो फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, मालवा के पठार का ढलान किस तरफ है, इसका ढाल किस तरफ है भाई, इसका ढाल किस तरफ है, उत्तर की तरफ। कंपेयर करते हुए पढ़ना बहुत जरूरी है। मध्य भारत के पठार का ढाल किस तरफ है, ढाल देखा था हमने, कहाँ है, दिखाए थे, नहीं दिखाए क्या, दिखाए होंगे भाई। ये देखो किस तरफ है, उत्तर पश्चिम की तरफ है। ढलान किस तरफ है, इस तरफ, ढाल इस तरफ है इसका, उत्तर पश्चिम की तरफ। फिर हमने पढ़ा था बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का ढाल किस तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ, एकदम अपोजिट, इस वाले का इस तरफ, इस वाले का इस तरफ। और अब इसका ढलान किस तरफ है, फिर से उत्तर की तरफ। आजकल ढलान बहुत पूछ रहे हैं भाई एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में ढलान पूछ लेते हैं कि किस पठार का ढलान किस तरफ। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं भाई, कुछ और भी बातें हमें देखनी होती है, और वो हम फिर से एक मैप बनाकर देखते हैं तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ाई अपन को अपनी। चलिए, और इसमें हमारा दोस्तों, इसमें हमारा जो हिस्सा फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ये रीवा पन्ना का पठार। चलिए भाई, जरा लिख दूं मैं इसको। चलो, रीवा पन्ना का पठार था ये, और इस मैप से जो बची कुची बातें हैं वो बढ़िया हम पढ़ेंगे तो क्लियर रहेगी चीजें। अब और कौन कौन से पॉइंट्स देखना है भाई, देखिए दोस्तों, हमें देखना है यहाँ पर यहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु के साथ साथ हमें देखना है यहाँ का तापमान कैसा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वर्षा कैसी होती, जलवायु, तापमान, वर्षा। अब जब वर्षा देख रहे हैं तो साथ में देखेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट कैसा होता है, किस प्रकार का फॉरेस्ट है यहाँ पर, फसलें किस प्रकार की होती है दोस्तों, वनस्पति फसलें किस प्रकार की, यही तमाम चीजें देखी जाती है ना। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर खनिज की क्या स्थिति, कौन कौन से मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात देखनी है भाई। चलो यार, जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है भाई, यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। कैसी जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु है दोस्तों, सुना सुना लग रहा है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है यहाँ का, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है यहाँ का। ये क्या मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, बिल्कुल मैंने आपको पहले पढ़ाया है। देखो थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ मैं आपका, अभी याद आएगा आपको। ये देखिए भाई, मध्य भारत का पठार, ये जो मैंने मध्य भारत का पठार पढ़ाया था, इस मध्य भारत के पठार की मैंने जलवायु पढ़ाया था आपको, इस वाले हिस्से की। और इस वाले हिस्से की जलवायु भी कैसी थी, महाद्वीपीय थी। मतलब गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था भाई। इसके बाद हमने पढ़ा था बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की भी स्थिति ऐसे ही है, बुंदेलखंड की भी जलवायु महाद्वीपीय है, गर्मी बहुत ज्यादा और ठंड भी बहुत ज्यादा। और अब आ गए हो आप रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना के पठार में भी गर्मी भी ज्यादा देखने को मिलती है गर्मी के मौसम में, और ठंड भी ज्यादा देखने को मिलती है आपको ठंड के मौसम में। मतलब मैं अगर सिंपली आपसे बात कर लूं तो चाहे आप मध्य भारत की बात करें, चाहे आप बुंदेलखंड की बात करें, चाहे आप रीवा पन्ना के पठार की बात करें, यहां से लेके यहां तक का जो पूरा एमपी है दोस्तों, ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट रखता है, महाद्वीपीय जलवायु रखता है। मध्य प्रदेश के उत्तर वाले हिस्से में, जो उत्तर वाला मध्य प्रदेश है, यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती, 40, 42, 44 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है, और ठंड में टेम्परेचर 8-10 डिग्री तक घट जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ की सेपरेटली आपसे बात करूं,
तो यहाँ का जो टेम्परेचर है दोस्तों, अधिकतम जो टेम्परेचर है मैक्सिमम, वो चला जाता है आपका 42 से 43 डिग्री तक। और अगर मैं मिनिमम टेम्परेचर की बात करूं दोस्तों, तो वही 10 से 12 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है ठंड के दिनों में। मतलब भीषण गर्मी आपको देखने को मिलती है यहाँ पर गर्मी के दिनों में। भीषण गर्मी आपको देखने को मिल जाती, काफी गर्मी पड़ती। और ठंड में आपको जो है वो कड़ाके की ठंड देखने को मिलती, कड़क ठंड देखने को मिलती। सही है भाई, समझते हुए चलो भाई और कंपेयर करते हुए चलो। चाहे आप मध्य भारत की बात करो, चाहे आप बुंदेलखंड की बात करो, चाहे आप रीवा पन्ना की बात करो, सबकी जलवायु महाद्वीपीय है। मालवा के पठार की महाद्वीपीय नहीं है भैया। मालवा के पठार की जो जलवायु है वो सम जलवायु है, सम। मालवा की जलवायु को बेस्ट जलवायु कहा था किसने? फाहयान ने कहा था वहां ना बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक, मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, यहाँ बहुत ज्यादा आपको गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड, मतलब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है। तापमान भी कितना है? 42-43 डिग्री और 10 से लेकर 12 डिग्री। चलिए वर्षा की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम वर्षा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों वर्षा जो है ये बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कम होती है, पर लगभग लगभग दोस्तों 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक अच्छी खासी वर्षा यहाँ हो जाती है। ठीक है, 125 से 150 मतलब अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र है। और देखो अच्छी वर्षा का कारण क्या है, क्यों यहाँ पर बेहतरीन वर्षा हो रही है? क्योंकि दोस्तों चाहे देखिए हमारे यहाँ मानसून जो है ना वो दो प्रकार से नमी चुराता है। एक तो हमारे यहाँ वर्षा में जो पानी आता है वो बंगाल की खाड़ी से आता है, और दूसरा कहाँ से आता है? अरब सागर से आता है। तो ये मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र है जहां से बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो बादल है वो भी वर्षा करवाते हैं, और जो अरब सागर से नमी चुराने वाले बादल हैं वो भी वर्षा करवा देते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि कोई खास भौगोलिक स्थिति ना होने के बावजूद भी, ऐसा नहीं है कि पहाड़ियों से बिल्कुल घिरा हुआ है, पहाड़ियां हैं तो ऊंचाई भी बहुत ज्यादा नहीं, उसके बावजूद भी रीवा पन्ना का पठार एक बहुत ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो सिस्टम बनते हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम हो, चाहे वो आपका अरब सागर का सिस्टम हो, दोनों ही सिस्टम में यहाँ पर वर्षा हो जाती है। और देखिए जब अच्छी वर्षा होती है भाई, जब अच्छी वर्षा होती है तो फॉरेस्ट भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको उष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। देखिए अब साल भर वर्षा नहीं होती है ना यहाँ पे, और साल भर वर्षा नहीं होती है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट थोड़ी ना देखने को मिलेंगे, सदाबहार वन थोड़ी ना मिलेंगे। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो कि गर्मी के दिनों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसे कि साल का पेड़। क्या हो गया? साल का पेड़। इसके अलावा आपने एक पेड़ सुना होगा शीशम, एक पेड़ सुना होगा महुआ। तो साल हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया आपका। भाई सबसे महत्वपूर्ण तो रह गया सागौन, पूरे पत्ते गिरा देते हैं ये पेड़। ठीक है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। वर्षा होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू हो रही है। एवरेज वर्षा अच्छी है लेकिन लगातार नहीं होती, इस वजह से पेड़ों को वो वातावरण नहीं मिल पाता कि वो सदाबहार हो पाए। लेकिन हाँ भाई, फसलों की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी? फसलों की, तो यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक है। अलसी का उत्पादन होता है, मोटे अनाज भी आपको यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल जाएंगे, लेकिन भाई बहुत ज्यादा नहीं है उपज, बहुत ज्यादा उपज नहीं है, इसलिए बहुत ही गरीब क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा रीवा पन्ना। गरीबी बहुत है रीवा पन्ना में। अगर आप मालवा से कंपेयर करें तो मालवा के सामने तो कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो बुरी स्थिति है यहाँ पे, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ मिनरल्स काफी पाए जाते हैं भाई। क्या है, जहां पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है ना, जहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, अवसादी चट्टानों के कारण यहाँ पर बहुत सारी चीजें पाई जाती है। जैसे यहाँ पर आपको जो है दोस्तों संगमरमर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों हीरा देखने को मिलता है, हीरा।
इसके अलावा जिप्सम, यहाँ पर जिप्सम भी पाया जाता है। और क्या मिलता है भाई? इसके अलावा दोस्तों चूना पत्थर, चूना पत्थर के लिए तो बहुत फेमस है ये क्षेत्र, है ना। और क्या मिलता है भाई? चूना पत्थर हो गया, हाँ। एक और बलुआ पत्थर, जिसको सैंड स्टोन कहते हैं, वो भी मिलता है यहाँ, बलुआ पत्थर। ये तमाम चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देखो भाई, इत्मीनान से देखो, कोई ऐसी भागदौड़ नहीं है, बस इत्मीनान से देखते चलो। दोस्तों रीवा पन्ना के पठार की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय जलवायु है। और ना मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ठंड में ठंड भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा मतलब 42 से 43 डिग्री तक हमें दोस्तों टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें किसकी, न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें भाई, तो 10 से 12 डिग्री तक हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। वर्षा की बात करें तो अच्छी वर्षा हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम वर्षा होती है भाई। 125 से 150, चलो देखो वर्षा का अगर मैं कंपैरिजन आपसे करवाऊं, मैंने सब पढ़ाया आपको भाई, मैं एक मैप बना के पूरा कंपैरिजन करवा दूंगा। अभी डायग्राम देखते हुए कंपेयर करो। देखो जैसे मालवा में बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती थी, मालवा में 75 से 120 वर्षा हो रही, एवरेज वर्षा है। बुरी स्थिति है मालवा की। मध्य भारत का पठार मैंने तो बताया, और बुरी स्थिति, 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा, मतलब ऑलमोस्ट सूखा प्रभावित क्षेत्र है। बुंदेलखंड में 75 से 120 है, ठीक ठाक है मतलब। और रीवा पन्ना के पठार में बढ़िया है स्थिति, 125 से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है। और जैसी वर्षा वैसी वनस्पति। अच्छा, वर्षा क्यों होती है? कि बंगाल की खाड़ी से भी पानी मिल जाता है और अरब सागर से भी पानी मिल जाता है। और देखिए वन कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मतलब भाई गर्मी पड़ने पर ऐसे पौधे जो पेड़ के पत्ते गिरा देते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पे। साल, सागौन, शीशम, महुआ ऐसे मिलते हैं, पूछे नहीं जाते एग्जाम में, है ना। मेंस वेंस की तैयारी अगर कोई कर रहा है भाई तो उसके लिए बड़ी काम की चीज है। फसलों की बात करें हम तो गेहूं, अलसी, मोटे अनाज यहाँ मिलते हैं। तिलहनी फसलें भी हो जाती है भाई, तेल वाली जो फसलें हैं ना, अलसी वैसे भी तिलहनी फसलें हैं, तो यहाँ पे तिलहनी फसलें भी होती है, बढ़िया ऐसा है। तिलहनी फसलें यहाँ पे हो जाती है ठीक ठाक। मूंगफली भी लगा सकते हो, आपको लगाना है तो, ऐसी वाली बात है। चलो, खनिज तो अवसादी चट्टानें हैं, तो अवसादी चट्टानों में आपको फॉसिल्स देखने को मिलता है। तो जो कोयला हो गया, चूना हो गया, ये सब अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यहाँ पे कोयला नहीं मिलता है लेकिन चूना मिलता है। चूना मिलता है तो चूने से ही संगमरमर बन गया, चूने से ही आपको जिप्सम देखने को मिल गया, और हीरा भी मिलता है। इसके अलावा हीरे का मतलब है कि एक जमाने में यहाँ कोयला रहा होगा कभी, तब हीरा बना है। और बलुआ पत्थर भी यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये वो क्षेत्र हैं भाई। अब देखिए यहाँ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले से देख लो, फिर आगे चलते हैं। पहले से देखिए, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए इसे एक बार रिवाइज कीजिए, सिनॉप्सिस बना रहे होगे तो इसको एड ऑन कीजिए, फिर हम इसकी विशेषताओं पर जाएंगे भाई। चलिए आगे चलें हम। इसका एक बार रिवीजन आपको बाद में करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, रीवा पन्ना पठार की अन्य विशेषताएं, कुछ बातें छूट जाती है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो रीवा पन्ना पठार की जो अन्य विशेषताएं हैं, थोड़ा उस पर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए भाई दोस्तों, यहाँ की अगर मैं बेसिकली बात करूं, औद्योगिक गतिविधियों की बात करते हैं सबसे पहले।
तो दोस्तों देखिए, ये जो क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा औद्योगिक विकसित क्षेत्र नहीं है। ठीक है। अगर मैं सीधे तौर पर यहाँ पर बात करूं तो मालवा की तुलना में यहाँ पर कम विकास हमें देखने को मिलता है। अपेक्षाकृत कम विकास है यहाँ पर। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन जो है वो यहीं से होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन होता है। यहाँ के लोग पूरे मध्य प्रदेश में इधर उधर कहीं ना कहीं सेटल होकर अपनी जॉब करते हैं। तो ये वो क्षेत्र ही ऐसा है ना, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक विकास हो ही नहीं पाया ना, इंडस्ट्री है ना, बहुत ज्यादा खेती होती है। वर्षा होने से कुछ नहीं हो जाता ना, संसाधन भी तो होने चाहिए। तो अपेक्षाकृत कम विकास है यहाँ पर। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आज भी आप जाओगे तो बहुत आपको रूरल एरिया देखने को मिलेगा। सही प्रतिनिधित्व न मिल पाना भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। अगर आपको एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं मिला तो भी दिक्कत हो जाती है भाई। चलिए, तो बहुत ज्यादा विकसित क्षेत्र नहीं है। हालांकि हमें यहाँ पर सीमेंट उद्योग जो है वो देखने को मिल जाते हैं इस रीवा पन्ना के पठार में। सीमेंट उद्योग है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हीरे की खदानें हैं। तो ये ठीक ठाक चीज है, थोड़ा बहुत रोजगार मिलता है लेकिन बहुत ऐसा खास नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर और दूसरी महत्वपूर्ण बातों के बारे में देखें तो चलिए भाई, इसका एक और नाम है दोस्तों, इसको विंध्य कगारी क्षेत्र भी बोलते हैं। इसे विंध्यन कगारी क्षेत्र कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा जोड़ लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे विंध्य कगारी क्षेत्र भी कहते हैं। भाई इसे डार्क में लिख रहे हैं, उसे लाइट में लिख रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? विंध्यन कगारी क्षेत्र जो है वो इसे कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, और क्या बताएं भाई। चलें, यह है भांडेर पर्वत। ध्यान से देखना, यह है भांडेर। भांडेर किसका हिस्सा है? विंध्य का। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है भांडेर, से जुड़ा हुआ है। और कहां से जुड़ा है? दक्षिण की तरफ से। मतलब रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में क्या है? दक्षिण में भांडेर है। ये एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको हम ऐसे ही देख लेते हैं कि भाई कल को काम बन जाए। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना भूल गया आपको, अभी पूछा भी गया था एग्जाम में। जवेरा गुंबद क्या है? दोस्तों जवेरा गुंबद, अगर तुमने नाम सुना है तो मुझे जल्दी से जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? जवेरा गुंबद क्या है जरा बताओ तो जरा मुझे, अगर पता हो तो या नाम सुना हो तो। जवेरा गुंबद। बताएं भाई, जवेरा गुंबद क्या है? अगर तुमने पहले नाम सुन रखा है तो फिर मुझे बताओ। और ये जो रीवा पन्ना का पठार है, यह जल विभाजक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? जल विभाजक की तरह काम करता है। और किसका जल विभाजित करता है? सोन नदी का। किसका? सोन नदी का। इसके अलावा यहां से बहती है यमुना, तो यमुना नदी का। ठीक है। तो सोन और यमुना के बीच में जल विभाजक की तरह काम करता है। सुना है क्या भाई जबेरा? बताओ नम्रता, क्या होता है जबेरा गुंबद? क्या होता है बताओ अगर सुना है तो। क्या बीते दिनों ये पूछा गया था एग्जाम में? और लोग बताएं भाई। दमोह में है। दमोह में है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, ये जवेरा गुंबद जो है वो इस्लाम से संबंधित है। और
विंध्य के पत्थरों से बनाया गया है इसको, विंध्य स्कार्प से इसको बनाया गया, इसलिए फेमस है। तो जो जबेरा गुंबद है, थोड़ा देख लेना है ना, दमोह पहल लिख लो भाई इसको। ये मतलब 2018 में एक बार पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन, जबेरा गुंबद का। तो दमोह में है और इस्लाम शैली से बना है, गुंबद है और विंध्य स्कार्प का उपयोग इसमें किया गया है। तो ये अन्य विशेषताएं रीवा पन्ना के पठार के बारे में है। देखो फैक्ट ही है ये भाई, ऐसा मत समझना फैक्ट नहीं है। बात क्या है, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के भी आने लगे एग्जाम में, इसलिए हम इतना ध्यान दे रहे हैं। चलिए, ये है भाई रीवा पन्ना का पठार आपका। चलो, चलिए चलिए चलिए, एक बार रिवीजन कर लें क्या? एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। अरे एक दिन में एक पढ़ेंगे, लेकिन इत्मीनान से पढ़ेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में पढ़ा के खत्म कर दें। तुम लोग तय करो, जल्दबाजी में पढ़ना है कि आराम से पढ़ना। क्योंकि देखो जल्दबाजी में अगर मैं तुम्हें दो पढ़ा भी दूं तो खाना पूर्ति होगी। इत्मीनान से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, एक बार पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, चीजों को समझते हुए पढ़ो भाई, यही जरूरी है। कल थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास हम लगाएंगे एमपी की। कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, कल मैं टाइम बचाकर रखूंगा अपना, रात को फ्री रहूंगा, एंड देन फिर हम लेकर चलेंगे उसको 11 सवा 11 तक। कल कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाए। चलो पहले एक बार रिवीजन कर लो। दोस्तों रीवा पन्ना का जो पठार है, यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 31,954 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के 10.37% क्षेत्रफल को कवर करता है। इसका निर्माण विंध्य और आग्नेय चट्टानों के टूटने से बना है। धीरे धीरे अब इसमें अवसादी चट्टानें इकट्ठी हो गई। यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, खासतौर पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, 300 से 450 मीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई है तो ढलान भी होगा, ढलान नॉर्थ की तरफ है, इसलिए सारी नदियां उत्तर की तरफ बहती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी है भाई सद्भावना शिखर, जो कि दमोह में है। 752 मीटर ऊंचाई है, ऊंचाई इतनी जरूरी नहीं। और यहाँ पे बहुत सारी नदियां बहती है, सोन, बेतवा, यमुना, केन, बीहड़, ये यहाँ के आसपास के इलाकों से बहकर जाती है। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। जलवायु कैसी है भाई? कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीपीय है। गर्मी में बहुत गर्मी, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड। मतलब समझ जाओ, गर्मी में एसी मांगते होंगे लोग और ठंड में भाई आग मांगते होंगे। तापमान जो है 40 से 43 डिग्री तक पहुंच जाता है, गर्मी में बहुत होता है इतना टेम्परेचर। उससे ज्यादा भी पहुंच जाता होगा, हम तो एवरेज बात कर रहे हैं। मिनिमम है 10 से 12। तो गर्मी भी भीषण पड़ती है और ठंड भी कड़क पड़ती है। वर्षा 125 से 150 हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि अरब सागर से भी हो जाती है वर्षा। मतलब अरब सागर से नमी आती तो उससे भी वर्षा हो जाती है, बंगाल की खाड़ी से भी हो जाती है, अच्छी वर्षा होती है। वन कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। ऐसे पेड़ पौधे जो गर्मी के दिनों में अपने पेड़ पत्ते गिरा देते हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं। साल, शीशम, महुआ, सागौन, ये देखने को मिलते हैं। फसलों की बात करें तो गेहूं, अलसी, मोटे अनाज, तिलहनी फसलें, मतलब जिससे तेल निकाला जाता है, वो यहाँ पे होती है। खनिज भाई अवसादी चट्टाने हैं तो हीरा, जिप्सम, चूना पत्थर। अब वैसे भी आप जानते हो, ये रीवा पन्ना का जो पठार है ना, वो सीमेंट उद्योग के लिए परिचित है अपने यहाँ। यहाँ बढ़िया सीमेंट उद्योग होता है, तो उसके लिए परिचित है। तो यहाँ हीरा, जिप्सम, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिसको अपन सोप सैंड स्टोन कहते हैं, संगमरमर, ये पाया जाता है। बहुत ज्यादा औद्योगिक विकास नहीं है, लेकिन सीमेंट उद्योग और हीरा की खदान जो है ना, सतना में बहुत सारी खदानें हैं, मचगवा हो गई, उसके लिए जाना जाता है। जल विभाजक की तरह भी काम करता है, सोन और यमुना के बीच में
पानी का बंटवारा भी कर देता है। ठीक है। विंध्य कगारी क्षेत्र बोलते हैं इसको, क्योंकि विंध्य क्षेत्र के उससे बना है, स्कारप्लैंड से। और इसका दक्षिण का हिस्सा भांडेर से जुड़ता है। और यहाँ पे जवेरा गुम्बद है, जो कि पूछ लिया गया है एक बार, तो मैंने बता दिया। जवेरा गुम्बद दमोह में है, इस्लाम का है ये, और ये विंध्यन स्कारप्लैंड से बना है, मतलब विंध्य के पत्थरों से बना है। इसलिए हम इस पे इतनी चर्चा भाई फिलहाल कर रहे हैं। ठीक है। बाकी तो तुम्हें पता है जिले कौन कौन से आएंगे इसमें, है ना। मऊगंज, महियार, रीवा, सतना, ये सब आने वाला है। चले भाई, इतना काफी है आज के लिए, है ना। वरना फिर याद नहीं रहेगा तुम लोगों को। प्यारे साथियों और विलीवरों, विलीवरों नहीं होता भाई, विलीवर्स होता है। तो यार आज और भाई कोई हमारा ऐसा साथी जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है या देख रहे हैं, अगर उम्र में बड़े हैं तो, क्योंकि कुछ हमारे साथी मुझसे भी उम्र में बड़े हैं, और भाई आप लोगों का सम्मान भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं, तो अगर कोई डाउट आपको होता है बाद में, तो जो नीचे नंबर चल रहा है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। चलें भाई, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, और कल हम देखेंगे नर्मदा सोन घाटी। मैं आपसे बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बढ़िया एक कॉलम बनाओ, ऐसी एक कॉलम बनाओ, उसमें सारे पॉइंट्स रखो अपने, जो भी हम पढ़ते हैं पॉइंट्स क्या क्या रखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम भाई उसकी स्थिति कहाँ पर है, फिर हम देखते हैं उसका आकार कैसा है, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना है, फिर हम देखते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, फिर हम देखते हैं वहाँ पे चट्टानें कैसी है, फिर हम देखते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है। सही है। फिर ऊंचाई देख लेते हैं, ढलान देख लेते हैं, नदियां देख लेते हैं, सर्वोच्च चोटी देख लेते हैं। ऐसा एक फ्लो चार्ट बना लो बड़े से पेज में। फिर इसी के नीचे कंटिन्यू कर दो वहां की जलवायु, वहां का तापमान, वहां की वर्षा, ये सब ऐसा एक पेज में लिख लो। और कंपेयर करते हुए पढ़ना पड़ेगा। अभी तक जो भी पढ़ा है ये देखो, अभी तक जो भी पढ़ा है, जैसे यहाँ एक बार मालवा लिख लो, फिर यहाँ पर क्या लिख लो आप, मध्य भारत, बुंदेलखंड, और रीवा पन्ना का पठार। एक बार अगर आपने इस तरीके से रिवाइज कर लिए, तो भाई बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ठीक है। एक बार कर लो आप, और इसे करोगे आप इस क्लास के तुरंत बाद। इस क्लास के तुरंत बाद आधा घंटे का समय निकाल के जल्दी से ऐसा बनाना, और रात में सोने से पहले जो नीचे व्हाट्सएप नंबर चलता है वहां से सब जुड़े हुए हो आप, वहां पे आप भेज देना। मैं रात में चेक करूंगा कितने लोगों ने भेजा है। उससे क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, कोई क्वेश्चन छूटने नहीं वाला। सही है। चलो भाई, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। और मैंने आपको कहा था कि एमपी के एमसीक्यू में करवाऊंगा। इस टॉपिक को अब पूरा खत्म हो जाने देते हैं, 2 दिन और रुक जाइए। देन फिर हम एक क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे जहां पर एमपी के एमसीक्यू अलग से हम देखेंगे। ठीक है। तो चलिए, बढ़िया थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए, एक बार कंपेयर करके देख लीजिए, और भाई आराम कीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों कल मॉर्निंग वाली क्लास में। अगर आप लोगों ने फिजिक्स का बैच ले रखा है तो उसमें मिलेंगे, नहीं ले रखा है तो ले लो यार, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। नहीं ले रखा है तो ले लो यार, कोई ऐसी बात। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।